सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको तकनीकी की भूमिका, वही भूमंडलीकृत विश्व का बनना चैप्टर चल रहा है अभी, उसमें ये समझें कि तकनीकी का क्या भूमिका रही। 19वीं शताब्दी में विश्व अर्थव्यवस्था के इस घटनाक्रम में तकनीक की क्या भूमिका रही। रेलवे, भाप के जहाज़, टेलीग्राम, ये सब तकनीकी बदलाव बहुत महत्वपूर्ण रहे। कल भी जैसे समझाया था कि इधर से उधर सामान ले जाने में रेलवे की व्यवस्था की गई, तो ये सभी व्यवस्थाएं की गई, भाप के जहाज़ और टेलीग्राम। उनके बिना 19वीं सदी में आए परिवर्तनों की कल्पना नहीं की जा सकती थी। तकनीकी प्रगति अक्सर चौतरफा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का परिणाम भी होती है। यानी जो तकनीकी प्रगति होती है वो चौतरफा विकास होता है। उदाहरण के लिए औपनिवेशीकरण के कारण, यानी जो अब जैसे इंग्लैंड आगे बढ़ रहा था तो इसने जो है कई दूसरे देशों में अपने उपनिवेश बना लिए थे। यानी वहाँ जा कर के वो खेती कर रहे हैं, कच्चा माल प्राप्त कर रहे हैं, ये कल तक देखा था आपने। तो औपनिवेशीकरण के कारण यातायात और परिवहन साधनों में भारी सुधार किए गए। तेज़ चलने वाली रेलगाड़ियां बनी, बोगियों का भार कम किया गया, जलपोतों का आकार बढ़ा, क्योंकि माल वाहक जो जहाज़ थे जलपोत, उनमें सामान ढोया जाता था, जिससे किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर दूर के बाज़ारों में कम लागत पर और ज़्यादा आसानी से पहुंचाया जा सके। अब समझें मांस उत्पादों के व्यापार से इस प्रक्रिया का अच्छा अंदाज़ा मिल जाता है। 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। उस समय केवल जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे। क्यों नहीं किया जाता था? क्योंकि मांस को भेजने के लिए कुछ साधन नहीं थे, जिन्हें यूरोप ले जाकर ही काटा जाता था। लेकिन जिंदा जानवर बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे, बहुत सारे तो लंबे सफ़र में मर ही जाते थे या बीमार पड़ जाते थे या वे खाने लायक नहीं रह जाते थे। इसी वजह से मांस खाना एक महंगा सौदा था और यूरोप के गरीबों की पहुंच से बाहर था। नई तकनीकी के आने पर यह स्थिति बदल गई। पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित कर दी गई, जिससे ख़राब होने वाली चीज़ों को भी लंबी यात्राओं पर ले जाया जा सकता था। इसके बाद तो जानवरों को यात्रा से पहले ही मारा जाने लगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, सब जगह से जानवरों की बजाय उनका मांस ही यूरोप भेजा जाने लगा। इससे समुद्री यात्रा में आने वाला खर्चा कम हो गया और यूरोप में मांस के दाम गिर गए। यूरोप के गरीबों को ज़्यादा विविधतापूर्ण खुराक मिलने लगी। पहले उसके पास सिर्फ आलू और ब्रेड होते थे खाने के लिए, अब बहुत सारे लोगों के भोजन में मांसाहार और मक्खन व अंडे भी शामिल हो गए। जीवन स्थिति सुधरी तो देश में शांति स्थापित होने लगी और दूसरे देशों में साम्राज्यवादी मंसूबों को समर्थन मिलने लगा। यानी ये जो विकसित हो चुके थे तो ये दूसरे देशों में अपना साम्राज्य बनाने की बात सोचने लगे। अब समझें 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद, इसी के तहत दूसरे देशों में इन्होंने अपने उपनिवेश बनाए। 19वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में व्यापार बढ़ा और बाजार तेज़ी से फैलने लगे। यह केवल फैलते व्यापार और संपन्नता का ही दौर नहीं था। हमें इस प्रक्रिया के स्याह पक्ष, यानी जो परेशान करने वाला पक्ष है, उसको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। व्यापार से क्या हुआ? व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का एक परिणाम यह हुआ, यानी विश्व आपस में एक दूसरे के निकट आ गया। और एक और क्या परिणाम हुआ? इससे दुनिया के सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छिनने लगे। यानी कुछ देश दूसरे देशों की स्वतंत्रता और उनके आजीविका के साधन छीनने लगे। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में यूरोपियों की विजयों से बहुत सारे कष्टदायक
आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकीय परिवर्तन आए, क्योंकि इन्होंने दूसरे देशों पर अधिकार कर लिया। पहले उपनिवेश बनाए, फिर अधिकार कर लिया और औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया गया। अब ये अफ्रीका के उदाहरण से समझें। अफ्रीका के नक्शे को देखें ज़रा, अफ्रीका के मानचित्र को देखिए। आप पाएंगे कि वहाँ के कुछ देशों की सीमाएं तो बिल्कुल सीधी लकीर जैसी हैं, यानी ये कलर से दिखाया है। तो ये देखिए अलग अलग देश, मतलब किस किस के उपनिवेश वहाँ बने हैं। जैसे बेल्जियम को इन्होंने पिंक कलर से दिखाया है। ये अलग अलग कलरों से दिखाया है कि इतने देशों ने दूसरे, मतलब अपने उपनिवेश वहाँ पे बना लिए थे। तो ये पता चलता है कि जो वास्तव में जो ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है वो बिल्कुल से पतली लकीर जैसा रह गया था, मानो उन्हें फुट्टा रखकर खींच दिया गया। जैसे स्केल, फुट्टा का मतलब समझते हो, स्केल रखकर खींच दिया गया हो। दुर्भाग्यवश यही हुआ भी था। अफ्रीका पर कब्जे की कोशिश में लगी प्रतिद्वंदी यूरोपीय ताकतों, यानी यूरोप के जो देश थे वो उनमें प्रतिद्वंदिता चल रही थी कि कौन कितना ज़्यादा अफ्रीका में उपनिवेश बनाए, अपना अधिकार करे। तो यूरोपीय ताकतों ने अपने अपने इलाके बांटने के लिए प्रायः इसी तरीके का सहारा लिया। 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई, जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह लकीरें खींचकर उसको आपस में बांट लिया गया, यानी ये हमारा हिस्सा, ये हमारा हिस्सा, इस तरह से बांट लिया गया। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि कर ली थी, यानी सबसे ज़्यादा ब्रिटेन और फ्रांस ने अफ्रीका के हिस्से पर अधिकार जमा लिया था। बेल्जियम और जर्मनी नई औपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आए, यानी बेल्जियम और जर्मनी नए थे जो उपनिवेश बना रहे थे। पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके कुछ उपनिवेशों पर कब्जा करके 1890 के दशक के आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशिक ताकत बन गया। आइए देखें कि उपनिवेशवाद से औपनिवेशिक समाजों की अर्थव्यवस्था और रोजी रोटी के साधनों पर क्या असर पड़ा, यानी जहां इन देशों ने, यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेश बनाए थे, उन देशों पर क्या फ़र्क पड़ा। मध्य अफ्रीका में सर हेनरी मॉर्टन स्टैनली एक पत्रकार और खोजी थे जो है। न्यूयॉर्क हेरल्ड ने उन्हें कई साल पहले अफ्रीका गए लिविंगस्टन नामक मिशनरी की खोज करने के लिए भेजा था। उस ज़माने के अन्य यूरोपीय और अमेरिकी अन्वेषकों की भांति स्टैनली भी हथियारों से लैस होकर गए थे। उन्होंने वहां जाकर स्थानीय शिकारियों, योद्धाओं और मजदूरों को इकट्ठा किया, स्थानीय कबीलों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी, अफ्रीकी भूदृश्य की पड़ताल की, यानी वहाँ समझा कि यहाँ की स्थिति क्या है, और विभिन्न इलाकों के नक्शे बनाए। बाद में इन खोजों और अन्वेषणों से अफ्रीका को जीतने में उन्हें मदद मिली। ऐसे भौगोलिक अन्वेषण केवल वैज्ञानिक जानकारियाँ इकट्ठा करने की सामान्य इच्छा से प्रेरित नहीं होते थे, उनका साम्राज्यवादी, यानी उन देशों पर अधिकार करना, योजनाओं से सीधा संबंध होता था। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।